हेलो एवरीवन। अभी तक हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम पर काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर चुके हैं। जैसे कि आपने देखा था कि इनिशियली जब हमने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा तो फिर हमने ऐसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया जिसमें हमारे पास सिस्टम के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक पार्टिकल था। और अभी हम अपने प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम पर हम कैसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें अगर हमारे सिस्टम के अंदर एक से ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो। अब हम इसी सीरीज में यहां पर एक अगला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड दिस वन इज वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अब सवाल यह उठता है कि सर्कुलर मोशन के बारे में तो हम अपने प्रीवियस चैप्टर में ऑलरेडी काफी डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो फिर आज हम यहां पर ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन का जिक्र क्यों करने जा रहे हैं? क्योंकि अभी हम देखेंगे कि यहां पे वर्टिकल सर्कुलर मोशन में वर्क एनर्जी थ्योरम की एप्लीकेशंस का यूज होगा। तो इसी वजह से हम इस टॉपिक को यहां पर इस चैप्टर में कवर करते हैं, क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम हमने ऑलरेडी इसी चैप्टर में पढ़ा है। क्लियर? अब बात आती है कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन का मतलब है कि कोई भी पार्टिकल इस तरीके से मोशन करे कि उसका जो प्लेन है ना वो वर्टिकल रहे। लाइक जैसे कि अगर कोई पार्टिकल है वो इस तरीके से मोशन कर रहा हो, अगर वो इस तरीके से मोशन कर रहा है तो वो जिस प्लेन में घूम रहा है अगर वो प्लेन वर्टिकल होगा तो उसी को हम बोलते हैं क्या? वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो आज का लेक्चर हमारा सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर टॉपिक पर ही रहेगा। जरा देखिएगा ध्यान से। सपोज एक आपके पास स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग मतलब एक रस्सी है और ये आइडियल स्ट्रिंग है। मतलब हम यहां पर जो भी सिचुएशन कंसीडर करने जा रहे हैं वहां पर जो भी स्ट्रिंग होगी वो आइडियल होगी। आइडियल का मतलब मासलेस और साथ ही साथ इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल मतलब जिसकी लेंथ चेंज नहीं हो सकती। तो मान लेते हैं कि एक आइडियल स्ट्रिंग जिसकी लेंथ है L और उसके एंड पॉइंट पर एक m मास के पार्टिकल को हमने हैंग किया हुआ है, ये सिस्टम। क्लियर? और सपोज इस पार्टिकल को अगर हम इस तरीके से वेलोसिटी दें तो कैसा मोशन होगा आप खुद देखें। अगर आप वेलोसिटी देंगे तो ये पार्टिकल कुछ इस तरीके से मूव करेगा। अगर ये वेलोसिटी इतनी सफिशिएंट रही कि ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर पाए तो ये मोशन कुछ इस तरीके का होगा। ये मोशन जिस प्लेन में हो रहा है वो प्लेन कैसा है? वर्टिकल प्लेन है। इसीलिए सच टाइप ऑफ अ मोशन इज नोन एज व्हाट? वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो यहां पर इस गिवन टॉपिक में हम आज यहां पर ऐसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे कि यहां पर मिनिमम वेलोसिटी क्या दें कि ये गिवन पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर पाए, या फिर अगर हमने उससे कम वेलोसिटी दी है तो उसका मोशन किस टाइप का होगा, अलग अलग पॉइंट पर टेंशन फोर्स की वैल्यू क्या होगी। क्लियर है? तो ये सारी चीजें अभी हम यहां पर देखेंगे। ओके, चलिए अब एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, चलिए क्वेश्चन पढ़िए। फाइंड मैक्सिमम थीटा विच द स्ट्रिंग विल मेक विद वर्टिकल आफ्टर द बॉब इज गिवन अ वेलोसिटी ऑफ √gl। क्वेश्चन क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। एक L लेंथ की स्ट्रिंग है और यहां पर एक m मास के बॉब को, इसे बॉब भी बोल सकते हैं या आप एक पार्टिकल भी बोल सकते हैं, और इसका मास क्या है? m। इसको हैंग किया हुआ है और इनिशियली इस बॉब को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक स्पीड दिया और वो स्पीड कितना है? √gl। L इज व्हाट? L इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ये क्वेश्चन में गिवन है। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है ये आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे ही आप स्पीड देंगे ये आगे मूव करेगा, ये इस तरीके से सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। और सपोज ये स्ट्रिंग सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हुए यहां तक पहुंचा और ये है थीटा की मैक्सिमम वैल्यू। तो हमें यहां पर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करना है। क्लियर? उम्मीद कर रहा हूं कि क्वेश्चन समझ आ गया होगा। यह है आपके लिए इनिशियल पोजीशन जिसे मैं यहां पर ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और यह है आपके लिए फाइनल पोजीशन। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये कि एक बात बताओ, अगर ये थीटा की वैल्यू मैक्सिमम है
तो यहां पर स्पीड ऑफ द बॉब क्या होगा? क्वेश्चन समझ आया? मुझे बताओ कि अगर ये थीटा की वैल्यू मैक्सिमम है तो स्पीड ऑफ द बॉब क्या होगा? गारंटी है स्पीड ऑफ द बॉब अभी 0 होगा, क्योंकि अगर स्पीड 0 नहीं है तो ये और आगे जाएगा। अगर और आगे जाता तो गारंटी है कि थीटा की वैल्यू और बढ़ती ना। बिल्कुल वही सेम एनालॉजी जैसा कि आप याद करो, जब स्प्रिंग में आप मैक्सिमम इलोंगेशन या मैक्सिमम कंप्रेशन फाइंड करते थे, वहां क्या करते थे? जो भी ब्लॉक उस स्प्रिंग से कनेक्टेड था उस ब्लॉक की स्पीड को 0 करते थे। सिमिलरली यहां पर ये जो डिफ्लेक्शन है जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये एंगल वहां मैक्सिमम होगा जहां पर स्पीड क्या होगा? 0 होगा। उम्मीद कर रहा हूं ये बात समझ आ गई होगी, क्योंकि अगर स्पीड 0 नहीं होता तो डेफिनेटली ये और आगे मूव करता, और अगर और आगे मूव करता तो ये एंगल और बढ़ता। कब तक बढ़ता? जब तक उस पार्टिकल के पास स्पीड होती। ठीक, तो ये मेरे लिए इनिशियल पोजीशन है, ये मेरे लिए फाइनल पोजीशन है। मुझे यहां थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। पहला न्यूमेरिकल है, मैं आपको यहां पर एक एक स्टेप एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से देखिएगा कैसे सॉल्व करना है। तो हम यहां पर A to B वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करते हैं? वर्क एनर्जी थ्योरम। एक बात बताओ मुझे, इस एम मास के पार्टिकल पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं? अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं ड्यूरिंग द मोशन, तो बताएं कितने नंबर ऑफ फोर्सेस हैं? 2 ही फोर्सेस हैं। कौन कौन? पहला टेंशन फोर्स, बिल्कुल सही। दूसरा क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मैं यहां पे जब वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करूंगा A to B में, तो मैं यहां लिखूंगा वर्क डन बाय ग्रेविटी, क्लियर, प्लस वर्क डन बाय टेंशन फोर्स इज इक्वल्स टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एक बात बताओ, वर्क डन बाय टेंशन फोर्स कितना होगा? ड्यूरिंग द मोशन टेंशन फोर्स का वर्क कितना होगा? टेंशन फोर्स का वर्क यहां पर 0 होगा। ये खास बात है। इन केस ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन टेंशन फोर्स का वर्क हमेशा 0 आएगा। आप इस बात को ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, जब ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होगा तो टेंशन इस डायरेक्शन में लगेगा और डिस्प्लेसमेंट इधर होगा। तो हर डिस्प्लेसमेंट के लिए टेंशन फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टेंजेंशियल डायरेक्शन में है और टेंशन रेडियल डायरेक्शन में है, जो कि ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर होगा। तो आप यहां पे समझ पा रहे हैं कि ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन टेंशन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है? परपेंडिकुलर। और अगर परपेंडिकुलर है तो बताओ मुझे जल्दी से कि टेंशन फोर्स का वर्क A से B में कितना होगा? 0। उम्मीद कर रहा हूं कि समझ आ गया होगा। तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि ड्यूरिंग द वर्टिकल सर्कुलर मोशन टेंशन फोर्स का वर्क 0 होगा। अब बात आती है व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी। याद करो, जब हम बात कर रहे थे वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स की, तो मैंने वहां पर एक स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ाया था आपको, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। और मैंने वहां पे जब वो टॉपिक पढ़ाया था तो एक बात का जिक्र किया था कि हम यहां पे जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं ना, इनका जिक्र फिर से होगा इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन। और आज वही मोमेंट आ चुका है। मुझे यहां पर A से B में ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क कैलकुलेट करना है, और ये आप जानते हैं कि कैसे कैलकुलेट किया जाए। जल्दी से बताएं क्या करते थे? जब भी हमें ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क कैलकुलेट करना होता है तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि वो गिवन पार्टिकल वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस हुआ। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। इनिशियली पार्टिकल यहां पे था, फाइनली पार्टिकल यहां पर है। तो मैं यहां पर 2 लाइन ज्वाइन करूंगा, हॉरिजॉन्टल लाइंस। और अगर मुझे ये वैल्यू पता चल जाए, सपोज ये वैल्यू क्या है? H, तो मैं ग्रेविटी का वर्क लिख सकता हूं। आप जल्दी से बताएं ग्रेविटी का वर्क कितना आएगा। तो ध्यान से देखें, अगर ये लेंथ L है तो स्ट्रिंग की ये लेंथ भी L होगी। अगर मुझे ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, टोटल लेंथ L है, और अगर ये लेंथ पता चल जाए तो मैं ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क लिख सकता हूं। ये आप क्वेश्चन पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। जल्दी से बताएं, अगर ये लेंथ L है तो ध्यान से देखना, ये वाली लेंथ क्या होगी? ये लेंथ होगी L cos थीटा। आप लोग खुद देखें, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। L का ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? L cos थीटा। तो बताओ वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ?
L माइनस ऑफ L cos थीटा। तो जल्दी से बताएं ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क क्या लिखेंगे, क्विक, माइनस एम जी एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये समझ में आ गया होगा उम्मीद कर रहा हूं, क्योंकि यहां पे जो आपकी h की वैल्यू है वो h की वैल्यू क्या आएगी, L माइनस ऑफ L कॉस थीटा। माइनस साइन क्यों लगाया, क्योंकि अभी ये पार्टिकल ऊपर मूव कर रहा है ना, और फोर्स कहां है, नीचे। तो ये हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क नेगेटिव होगा अगर इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में हुआ है। तो ये हमारे पास यहां से वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स आ चुका है। चलिए अब लिखते हैं टेंशन फोर्स का वर्क हमें पता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल, यही लिखेंगे ना चेंज। अरे भाई क्लियर है ना, फाइनल माइनस इनिशियल। जल्दी से बताओ फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, द वैल्यू ऑफ द फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज 0, क्योंकि फाइनली ये पार्टिकल रेस्ट पे आ चुका है। एंड व्हाट इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मैं लिखने जा रहा हूं माइनस हाफ m इंटू वी स्क्वायर। इनिशियली पॉइंट ए पर मुझे ऑलरेडी स्पीड गिवन है क्वेश्चन में √gl, तो अगर हम उसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास आएगा gl। तो आपके पास फाइनली ये इक्वेशन निकल के आ चुकी है। आप यहां से थीटा का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। बताएं जल्दी से, mgl से mgl कैंसिल आउट हो जाएगा, क्लियर। तो ये एक्सप्रेशन आपके पास बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/2। तो यहां से कॉस थीटा की वैल्यू क्या आती है, कॉस थीटा की वैल्यू 1/2, क्लियर। तो अगर कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 है तो जल्दी से बताएं मुझे थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, थीटा की वैल्यू आएगी 60 डिग्री। दिस इज द आंसर। मतलब अगर आप इस गिवन पार्टिकल को बॉटम मोस्ट पॉइंट पर √gl स्पीड देते हैं, कितना स्पीड, √gl, तो ये पार्टिकल वर्टिकल लाइन के साथ मैक्सिमम कितना एंगल बनाएगा, 60 डिग्री। उम्मीद कर रहा हूं कि समझ आ गया होगा, और ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि इस टॉपिक को हम यहां पे क्यों कवर कर रहे हैं। क्योंकि अगर सपोज आपने वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं पढ़ा होता तो क्या आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते, नहीं कर पाते। इसलिए मैं बता रहा था कि हम इस गिवन टॉपिक को इस चैप्टर में क्यों कवर कर रहे हैं। और आप यहां पे देख भी पा रहे हैं कि यहां पर वर्क एनर्जी थ्योरम का क्या हो रहा है, यूज हो रहा है, क्लियर। चलिए मैं एक क्वेश्चन और पूछता हूं आपसे। यहां पर यह है इनिशियल पोजीशन और यह है फाइनल पोजीशन। तो यहां पर मैं इस क्वेश्चन का, सपोज ये ए पार्ट था तो बी पार्ट आपसे पूछने जा रहा हूं। फाइंड टेंशन एट पॉइंट ए एंड टेंशन एट पॉइंट बी। ये एक एडिशनल पार्ट है जो आप ऐड कर लें। क्वेश्चन समझ में आया मैंने क्या पूछा है। इस पॉइंट ए पर और इस पॉइंट बी पर मुझे टेंशन फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। बताएं कैसे कैलकुलेट करें। अब यहां पर आपने सर्कुलर मोशन में जो डायनामिक्स पढ़ी है ना, उसका आपको यूज करना पड़ेगा। है बहुत आसान। बताएं कैसे कैलकुलेट करें। मैं इसको रफ कर देता हूं, फिर देखते हैं इस पार्ट को, ठीक। ये रहा पॉइंट ए। सबसे पहले पॉइंट ए की बात कर लेते हैं। अगर मैं पॉइंट ए पर पार्टिकल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो मैं कहूंगा कि देखो टेंशन फोर्स ऊपर, mg नीचे, और इस डायरेक्शन में स्पीड है जो कि मुझे क्या दी हुई है, √gl। एक बात बताओ, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर ये रहा, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर बराबर हम क्या लिखते थे, m इंटू ए सी, वेयर ए सी इज वॉट, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। तो मैं यहां पर जब फ्री बॉडी डायग्राम बना करके न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करूंगा तो बताएं आप इक्वेशन क्या लिखेंगे, जल्दी से बताएं। टेंशन नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर, ये टेंशन फोर्स सेंटर की तरफ है, माइनस mg। अरे भाई क्लियर है ना, जो फोर्स सेंटर की तरफ होगा उसे पॉजिटिव और जो फोर्स उसके अपोजिट होगा उसे नेगेटिव। दिस इज द नेट फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए सी। AC इज व्हाट, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, और सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू शायद आपको याद होगी, उसे हम लिखते थे v² अपॉन r। r इज द रेडियस,
और इस सर्कुलर मोशन का रेडियस क्या होगा, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, और लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग क्या है, एल। ये इक्वेशन लिखना आना चाहिए क्योंकि इस टॉपिक में इस इक्वेशन का बहुत यूज होने वाला है। न्यूटन सेकंड लॉ, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर इक्वल्स टू एम इंटू ए सी। v का वैल्यू आप जानते हैं कितना है, रूट जीएल। तो यहां पर आप v का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो v स्क्वायर का वैल्यू आएगा जीएल। तो देखते हैं वैल्यू क्या हमारे पास बनेगी, m बाय एल इंटू जी एल। एल से एल कैंसिल आउट। तो जल्दी बताएं टेंशन फोर्स एट पॉइंट ए क्या आ रहा है, जिसको मैं टी ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो mg को अगर राइट हैंड साइड ट्रांसफर करेंगे तो टेंशन फोर्स एट पॉइंट ए इज 2mg। क्लियर? ठीक है, ये तो हो गया पॉइंट ए पर टेंशन फोर्स। पॉइंट बी पर टेंशन फोर्स कैलकुलेट करनी है। तो देखिए ए पॉइंट पे मैंने कैलकुलेट कर दी है, बी पॉइंट पे आप लोग बताएं कि टेंशन फोर्स की वैल्यू क्या आ रही है। वही सेम इक्वेशन आपको यूज करनी है, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर इक्वल्स टू व्हाट, m इंटू ए सी। तो चलिए बी पॉइंट पे बात करते हैं। यहां आएगा बी पॉइंट, ये रहा सेंटर, टेंशन फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, mg नीचे लग रहा है। इस समय वर्टिकल के साथ ये एंगल कितना दिया हुआ है, थीटा, और थीटा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, वो कितना आया था, 60 डिग्री। तो एक बात बताओ, मुझे नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर देखना है, तो टेंशन तो ऑलरेडी टुवर्ड्स द सेंटर है, लेकिन mg वर्टिकल लग रहा है, तो मुझे mg का कंपोनेंट करना पड़ेगा। तो देखो ये एंगल 60 डिग्री, तो ये एंगल वर्टिकली अपोजिट, तो ये भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री। और अगर ये 60 तो ये 60, ये खुद देखिएगा आप लोग, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो mg का वो कंपोनेंट जो इस रेडियल लाइन के अलोंग है, रेडियल का मतलब समझ रहे हैं, वो लाइन जो सेंटर से पास हो रही है, ये भैया सेंटर है, बताएं ये कंपोनेंट क्या होगा, mg cos 60। और cos 60 का वैल्यू आप जानते हैं ऑलरेडी, बताएं cos 60 का वैल्यू 1/2, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये वाला कंपोनेंट क्या आया, mg/2। तो बताओ अभी नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर क्या लिखोगे, TB माइनस mg/2 इज इक्वल्स टू mv²/L। समझ आया, नेट फोर्स इक्वल्स टू m इंटू ए सी। एंड पॉइंट सी पर व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ब्लॉक, पॉइंट बी पर स्पीड ऑफ द ब्लॉक क्या है, 0। तो इसका मतलब ये तो गया। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं पॉइंट बी पर टेंशन फोर्स की वैल्यू क्या आती है, mg/2। समझ आया? हमने यहां पर क्या किया, हमने वही इक्वेशन यूज करी जो हम सर्कुलर मोशन में किया करते थे, कुछ नया नहीं है। न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई किया, नेट फोर्स इक्वल्स टू m इंटू ए सी। और आप यहां पे देख पा रहे हैं कि अगर आपको किसी भी पॉइंट पर टेंशन फोर्स का वैल्यू फाइंड करना है तो आपको क्या पता होना चाहिए, आपको स्पीड ऑफ द ब्लॉक पता होना चाहिए। उम्मीद कर रहा हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको नोट डाउन करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हेलो, चलिए अब हम लोग अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन को रीड करें, क्या है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ V0 सो दैट द स्ट्रिंग विल बिकम्स अ हॉरिजॉन्टल। देखिएगा क्या है, यहां पर वही सेम सिचुएशन, एक आइडियल स्ट्रिंग जिसकी लेंथ L है, उसके एंड पॉइंट पर एक m मास के पार्टिकल को हैंग किया हुआ है, और हमसे यहां पर यह पूछा जा रहा है इस गिवन पार्टिकल को मिनिमम जो स्पीड प्रोवाइड किया गया है वो V0 है, तो उस V0 का वैल्यू क्या होना चाहिए कि जो ये स्ट्रिंग है ना, ये स्ट्रिंग क्या हो जाए, हॉरिजॉन्टल हो जाए। हॉरिजॉन्टल होने का मतलब समझ रहे हैं, ये ऐसा हो जाए। क्लियर? इस तरीके से। तो इसका मतलब है कि इतना स्पीड दे दो कि ये गिवन पार्टिकल जस्ट यहां तक पहुंच जाए और फिर ये वापस आ जाएगा इस तरीके से। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब ये स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल हो उस समय स्पीड ऑफ द गिवन पार्टिकल 0 हो जाए, क्योंकि अगर स्पीड 0 नहीं हुआ तो डेफिनेटली और ऊपर जाता, लेकिन हमें स्ट्रिंग को सिर्फ हॉरिजॉन्टल करना है। तो हम ये कह सकते हैं स्ट्रिंग जब जस्ट हॉरिजॉन्टल हो उस इंस्टेंट पर स्पीड ऑफ अ पार्टिकल 0 हो जाए।
उम्मीद कर रहा हूं कि क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो अभी आप लोग वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें। चलिए देखते हैं क्या करना चाहिए। वही सेम स्टेप, वर्क एनर्जी थ्योरम। ये है मेरा इनिशियल पोजीशन जिसे मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये है मेरा फाइनल पोजीशन जिसे मैं यहां बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और यहां पर क्या कर रहे हैं, ए से बी वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर दें। तो ए से बी में वही सेम एक्सप्रेशन, अब थोड़ा जल्दी करेंगे। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय टेंशन फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। टेंशन फोर्स का वर्क क्या होगा, 0। वही सेम एक्सप्लेनेशन, बार बार अब मैं रिपीट नहीं करूंगा। ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क बताएं कितना होगा। अब ये यहां से यहां पहुंचा है, वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, L। तो बताएं यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ mgl इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल पोजीशन B है, वहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0 माइनस इनिशियल हाफ m इंटू वी नॉट स्क्वायर। तो देखिए यहां से वी नॉट की वैल्यू क्या आ रही है, आपकी वैल्यू वी नॉट की आनी चाहिए √2gl। m से m कैंसिल आउट, नेगेटिव से नेगेटिव साइन कैंसिल आउट, वी नॉट स्क्वायर आता है 2gl। तो यहां से वी नॉट की वैल्यू क्या है, सभी का आंसर आना चाहिए। चेक करें, मतलब अगर हम इस गिवन पार्टिकल को स्पीड √2gl देते हैं, ध्यान से सुनिएगा, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना देते हैं, √2gl, तो ये पार्टिकल यहां तक जाएगा और फिर वापस लौट के आ जाएगा। तो पता है खास बात, ये पार्टिकल इस तरीके से ऑक्सीलेट करेगा। अभी हम आगे जाकर के फिर से डिटेल में जिक्र करेंगे, लेकिन ये बात याद रखना कि अगर आपने स्पीड √2gl या फिर उससे कम दोगे तो डेफिनेटली ये पार्टिकल कभी भी इस पॉइंट को क्रॉस नहीं कर पाएगा। जैसे कि अभी आपने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसमें जब आप स्पीड √gl देते थे तो कहां तक जाता था, एक पॉइंट तक जाता था, और उस समय जो स्ट्रिंग था वो वर्टिकल लाइन के साथ कितना एंगल बनाता था, 60 डिग्री। लेकिन जब आपने उसे √2gl स्पीड दिया तो जिस पॉइंट तक जा रहा है उस समय स्ट्रिंग जो है वर्टिकल लाइन के साथ कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री। या इसी बात को हम कह सकते हैं कि स्ट्रिंग जस्ट क्या हो जाती है, हॉरिजॉन्टल हो जाती है। क्लियर है, नोट डाउन करें। चलिए अब हम लोग एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वही सिचुएशन सेम है, एक L लेंथ का स्ट्रिंग जिसके एंड पॉइंट पर एक m मास के पार्टिकल को हैंग किया हुआ है, और इस m मास के पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में √6gl स्पीड दी गई है, और जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है ना, उस पॉइंट को यहां पर A मार्क पॉइंट से डिनोट किया गया है, देख पा रहे होंगे। अब आप यहां पे ध्यान से देखें, ये जब पार्टिकल को हमने स्पीड दी ना, तो ये पार्टिकल इस तरीके से घूमता है। ये क्या कर रहा है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो यहां पे कुछ पॉइंट मार्क किए गए, जैसा कि हॉरिजॉन्टल लाइन पर आप देख पा रहे हैं पॉइंट B एंड D। सिमिलरली टॉप मोस्ट पॉइंट को यहां डिनोट किया गया है C से। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स मार्क हैं जैसा कि आप खुद देख पा रहे होंगे। अब क्या पूछा गया ये पार्ट में, फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट द पॉइंट B, C एंड D। पॉइंट A पर आपको स्पीड गिवन है, और अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये बताएं कि इन गिवन पॉइंट्स पर स्पीड ऑफ अ पार्टिकल क्या होगा। एंड द बी पार्ट क्या है, टेंशन फोर्स एट द गिवन पॉइंट्स। मतलब इन गिवन पॉइंट्स पर आपको इस रस्सी में टेंशन की क्या वैल्यू है ना, वो भी फाइंड करनी है। तो बताएं, स्पीड फाइंड करनी है। स्पीड जब भी फाइंड करनी हो तो सबसे पहला थॉट जो हमें क्लिक करेगा वो क्या होगा, वर्क एनर्जी थ्योरम। मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है कि जब भी आपसे पूछा जाए स्पीड, तो सबसे पहले आप ये सोचें क्या मैं वर्क एनर्जी थ्योरम की हेल्प से कैलकुलेट कर सकता हूं या नहीं। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग अप्रोच करें, वीडियो को पॉज करें, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो वीडियो को पॉज करके जल्दी से बताएं मुझे कि B, C और D पॉइंट पर स्पीड ऑफ अ पार्टिकल क्या आ रहा है। तो देखते हैं, पॉइंट B पर आप लोगों ने स्पीड कैलकुलेट की होगी। तो पॉइंट B पर स्पीड आती है √4gl
मैं पहले ही बता दे रहा हूं, देख लीजिएगा आपका आंसर सही है या नहीं। पॉइंट सी पर जो स्पीड है वो स्पीड आता है √2gl, और पॉइंट डी पर वही स्पीड आ रहा है जो पॉइंट बी पे था, मतलब √4gl। देखते हैं कैसे ये आंसर्स आ रहे हैं। बी पॉइंट पर मुझे स्पीड फाइंड करना है, क्या करना चाहिए? वही वर्क एनर्जी थ्योरम, ए टू बी। मेरी जल्दी से हेल्प करते जाएं, बताएं क्या लिखेंगे? ए टू बी में वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय टेंशन फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय टेंशन फोर्स क्या होगा? 0। अगर मैं ए से बी में वर्क डन बाय ग्रेविटी लिखूंगा तो बताएं वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा? वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? L। तो -mgl इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी पॉइंट बी पर माइनस इनिशियल हाफ m v स्क्वायर पॉइंट ए पर। ए आपके लिए इनिशियल पॉइंट है, पॉइंट ए पर स्पीड क्या है? √6gl। इस वैल्यू को मैं लिख सकता हूं 6g इंटू एल। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि समझ आ रहा होगा। m से m कैंसिल आउट करें और इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो यहां से वी स्क्वायर की वैल्यू आती है आपकी क्या? 4g इंटू एल। क्लियर? तो इस वैल्यू को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। तो पॉइंट बी पर मेरे पास स्पीड निकल के आ गया है, और पॉइंट बी पे जो स्पीड आ रहा है वो स्पीड कितना आता है? 4gl। देखिएगा सही है या नहीं। दिस इज द स्पीड एट द पॉइंट बी। अब क्या करना है? पॉइंट सी पे फाइंड करना है। तो दो तरीके हैं, या तो आप वर्क एनर्जी थ्योरम पॉइंट बी से पॉइंट सी लगा दो, क्योंकि आपको पॉइंट बी पे भी स्पीड पता चल गया है, या फिर आप क्या करो, पॉइंट ए से पॉइंट सी तक वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो। आप आइदर बी से सी लगाएं या फिर ए से सी वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं, आंसर आपका हमेशा सेम आएगा। वो आपकी चॉइस है, जो भी आपको करना है। तो चलिए, मैं हमेशा जनरली ए पॉइंट से, क्योंकि ए मेरे लिए इनिशियल पॉइंट था, तो मैं यहां पर ए टू सी वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहा हूं। आप लोग खुद से करके देख लीजिएगा बी टू सी कि आपका आंसर भी वही आ रहा है जो हमारे यहां पे आने वाला है। तो यहां पे ए टू सी में वर्क एनर्जी थ्योरम, फिर से वही एक्सप्रेशन, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय टेंशन फोर्स इक्वल्स टू फाइनल माइनस इनिशियल। टेंशन फोर्स का वर्क क्या होगा? 0। अभी ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क ए टू सी में कितना होगा? एक बात बताओ, यहां था, अब इधर पहुंच गया, वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? L प्लस L, एंड दिस इज व्हाट? 2L। अरे भाई क्लियर है? तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लिखूंगा? -mg इंटू 2L। फाइनल काइनेटिक एनर्जी पॉइंट सी पर हाफ m इंटू पॉइंट सी का स्पीड का स्क्वायर माइनस इनिशियल हाफ m। इनिशियल स्पीड है √6gl, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। m कैंसिल आउट हो जाएगा यहां से, और आप इसे सॉल्व करें तो यहां पर ये वैल्यू आती है आपकी 2gl। तो पॉइंट सी पे जो स्पीड आती है वो आ रही है स्क्वायर रूट ऑफ 2gl। कैलकुलेशन आप लोग खुद चेक करें, कहीं गलत तो नहीं किया है। तो ये है पॉइंट सी पर स्पीड ऑफ द पार्टिकल। उम्मीद कर रहा हूं कि समझ आ रहा होगा, और काफी आसान है। आपको एक पॉइंट पे स्पीड दी गई है, दूसरे पॉइंट्स पे आपको स्पीड पूछी जा रही है, और खास बात है कि ड्यूरिंग द मोशन यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स का वर्क हो रहा है, और वो कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। टेंशन फोर्स का वर्क तो ड्यूरिंग द मोशन क्या है? 0 है। तो हम यहां पर वर्क एनर्जी थ्योरम लगा करके आसानी से किसी भी पॉइंट पर स्पीड ऑफ अ पार्टिकल फाइंड कर सकते हैं। तो यहां से हमारे पास पॉइंट सी पर स्पीड आ चुका है। अब बात करते हैं पॉइंट डी पर। दो तरीके हैं, वही या तो सी टू डी लगा दो या फिर आप ए टू डी लगा दो, आपको जो भी मन करे। तो मैं कहूंगा यार ए से डी लगा दें। तो जब ध्यान से देखना, जब आप ए से डी में वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे तो वहां पे टेंशन फोर्स का वर्क तो 0 है, और ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क इतना ही होगा।
माइनस के mgl। मतलब अगर मैं यहां पर a टू b की जगह, मतलब b पॉइंट को अगर मैं d से रिप्लेस भी कर दूं ना, तो भी आपकी यही इक्वेशन बनने वाली है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। जब ये पार्टिकल यहां से घूमते हुए फाइनली इधर पहुंचा, तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन द वर्टिकल डायरेक्शन? वही जो पॉइंट बी पे था, वही वो जो पॉइंट डी पे। तो एक्सप्रेशन तो यही बनेगा ना, ए टू बी या ए टू डी। तो मैं यहां पे बोल सकता हूं जो पॉइंट बी पे स्पीड आई है, वही पॉइंट डी पर भी आएगा। मैं दोबारा से इक्वेशन नहीं लिखने जा रहा। तो यहां से आपको एक बात तो तय है कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होगा, तो मैं अगर कोई भी दो पॉइंट कंसिडर करूं जो कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे होंगे, उन दोनों पॉइंट्स पे उसका स्पीड सेम आएगा। अगर इस पॉइंट पे उसका स्पीड इस डायरेक्शन में होगा, तो इस पॉइंट पे उसका स्पीड इस डायरेक्शन में होगा, लाइक दिस। क्लियर? अब देखिएगा ध्यान से, पॉइंट सी पर आपका स्पीड कितना आ गया है? √2gl। और पॉइंट डी पर स्पीड क्या आया है? √4gl। एक खास बात जो आप यहां पे ऑब्जर्व कर रहे होंगे, देखिएगा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जब भी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन में l होगा, अगर वो डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो हर l डिस्प्लेसमेंट के लिए उसका स्पीड जो है ना, वो √2gl कम होता जाएगा। मैंने क्या बोला देखिएगा ध्यान से। पॉइंट ए पे स्पीड कितना था? √6gl। जब वो पॉइंट बी पर पहुंचा, तो वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? l। तो यहां पे अगर √6gl था, तो यहां √4gl। तो आप देख पा रहे हैं कि हर l डिस्प्लेसमेंट के लिए उसका स्पीड √2gl कम हो गया। और उसी तरीके से जब वो पॉइंट बी से पॉइंट सी गया, तो बताओ बी से सी में फिर से वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? l। तो अगर यहां पे स्पीड √4gl है, तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि पॉइंट सी पे जो स्पीड होगी वो 2gl कम हो जाएगी, और ये हो जाएगी √2gl। आज के बाद ये तरीका याद रखना, इससे हम आंसर्स को क्विकली बता सकते हैं। जैसे कि आप यहां पे देखें, यहां पे स्पीड है √6gl, और मुझसे पूछा जाता है कि ये बताएं कि पॉइंट सी पे स्पीड क्या होगा, तो मैं देखूंगा कि पॉइंट सी l + l, टोटल डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल डायरेक्शन में कितना हुआ? 2l। तो l डिस्प्लेसमेंट पर √2gl कम हो जाती थी, तो 2l पे कितनी कम होगी? √4gl। तो मैंने कहा √2gl। क्लियर? ऊपर जाते जाएंगे तो कम होती जाएगी, और अगर नीचे आएंगे तो बढ़ेगी। जैसे कि C पर अगर √2gl है, तो नीचे जब आ रहे हैं तो हर L डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर L डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल डायरेक्शन में हुआ है, तो उस दौरान उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? √4gl। क्लियर है? ये एक शॉर्ट ट्रिक बता दी है, लेकिन जो बेसिक मेथड है ना, ये आपको हमेशा आना चाहिए, ये कभी भी फेल नहीं होगा। और खास बात, ये वाला जो मेथड है ना, वो सिर्फ और सिर्फ तभी वैलिड होगा जब वो पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा हो। ये मैंने बात क्यों बोली है, इसको याद रखिएगा। मैं आगे जाकर के इस बात का जिक्र करूंगा, क्योंकि अगर वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं कर रहा होगा, या उसका मोशन बीच में डिस्टर्ब हो जाएगा, तो उस दौरान हम ये वाला फंडा अप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर? ठीक है, ये हमारे पास स्पीड आ चुकी है। नाउ वी हैव टू फाइंड द टेंशन फोर्स एट द गिवन पॉइंट्स। अब हमें यहां पर टेंशन फोर्सेस की वैल्यू फाइंड करनी है। ये अब आप मुझे बताएं, पॉइंट बी पर मुझे टेंशन फोर्स फाइंड करना है। एक बात बताओ, पॉइंट बी पर जब वो पार्टिकल होगा, तो सबसे पहला स्टेप, जब भी मुझे टेंशन फोर्स फाइंड करना हो, तो पहला स्टेप क्या होगा? वर्क एनर्जी थ्योरम। तो पॉइंट बी पर, मैं पॉइंट बी की बात करने जा रहा हूं, एट पॉइंट बी। देखिएगा ध्यान से, टेंशन फोर्स कहां होगा? टुवर्ड्स द सेंटर, mg इधर। क्लियर? इस तरीके की सिचुएशन होगी, भाई पॉइंट बी है ना, तो टेंशन इधर लग रहा होगा सेंटर की तरफ, और mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर मैं अभी आपसे ये पूछूं कि पॉइंट बी पर नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर क्या है, तो वो सिर्फ और सिर्फ टेंशन फोर्स ही है, क्योंकि mg फोर्स पॉइंट बी पर तो परपेंडिकुलर है ना। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, इक्वेशन देखना ध्यान से, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर इक्वल्स टू m इंटू AC
तो AC का वैल्यू v²/r। क्या मुझे पॉइंट बी पे स्पीड पता है? √4gl पुट कर दें यहां पर, तो बताएं वैल्यू क्या आ रही है? √4gl जैसे आप पुट करेंगे तो वैल्यू आती है आपकी क्या? 4 mg। दिस इज द टेंशन फोर्स एट पॉइंट बी। उम्मीद कर रहा हूं कि सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। सिमिलरली अब हम बात करते हैं पॉइंट सी का। एट पॉइंट सी, पॉइंट सी कौन सा पॉइंट है? टॉप मोस्ट पॉइंट। अगर आप टॉप मोस्ट पॉइंट को ऑब्जर्व करें तो देखो यहां पे टेंशन फोर्स नीचे होगा टुवर्ड्स द सेंटर, और mg भी नीचे होगा, क्योंकि टेंशन फोर्स तो वैसे भी हमेशा अलोंग द स्ट्रिंग लगता है। तो बताओ पॉइंट सी पर अगर उस पार्टिकल का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो मैं क्या लिखूंगा? एक टेंशन फोर्स और दूसरा mg, और दोनों ही फोर्सेस सेम डायरेक्शन में होंगे, और इस पॉइंट पे स्पीड है इस डायरेक्शन में vc, जिसका वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितना था? √2gl। बताएं इक्वेशन क्या लिखेंगे? नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, दिस इज tc प्लस mg इज इक्वल टू m पॉइंट सी पे स्पीड का स्क्वायर बाय l। तो ये वैल्यू आपकी आती है यहां से 2 mg। तो पॉइंट सी पर टेंशन फोर्स का वैल्यू निकल के आता है यहां से क्या? mg। क्लियर? पॉइंट डी पर, पॉइंट बी और पॉइंट डी की कहानी एक जैसी है। पॉइंट बी पे जो टेंशन फोर्स की वैल्यू आई है ना निकल के, वही पॉइंट डी पर भी होगी, क्योंकि पॉइंट डी पर भी स्पीड ऑफ अ पार्टिकल वही है जो पॉइंट बी पर था। क्लियर? अब देखना एक बात, इंटरेस्टिंग चीज है, जैसे जैसे ये पार्टिकल ऊपर के डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा ना, तो जो टेंशन फोर्स की वैल्यू है ना, वो टेंशन फोर्स की वैल्यू लगातार कम होगी। मैंने क्या बोला ध्यान से देखिएगा। पॉइंट बी पर टेंशन फोर्स क्या था? 4 mg। पॉइंट सी पे टेंशन फोर्स क्या है? mg। तो जब ये पार्टिकल यहां से इधर जा रहा होगा ना, तो टेंशन फोर्स लगातार कम होता जाएगा। खास बात, टेंशन फोर्स की मिनिमम वैल्यू टॉप मोस्ट पॉइंट पर होगी और मैक्सिमम वैल्यू बॉटम मोस्ट पॉइंट पर होगी। अब सवाल उठता है ऐसा क्यों? तो जरा ध्यान से देखिएगा, मैं इधर इसे रफ कर रहा हूं। अगर मैं आपसे पूछता पॉइंट ए पर टेंशन फोर्स बताओ, किस पर? पॉइंट ए पर। तो पॉइंट ए पे आप इक्वेशन क्या लिखते? इस पार्टिकल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते तो टेंशन ऊपर, mg नीचे, और स्पीड कितना था? √6gl एट पॉइंट ए। तो नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर क्या लिखते? टेंशन माइनस mg इज इक्वल टू mva²/l। तो ये वैल्यू आती है आपकी 6 mg। तो यहां से टेंशन फोर्स की वैल्यू आती है 7 mg। तो ध्यान से देखना, पॉइंट ए पर टेंशन की वैल्यू 7 mg, पॉइंट बी पर टेंशन की वैल्यू 4 mg, पॉइंट सी पर टेंशन फोर्स की वैल्यू mg। तो जैसे जैसे ये ब्लॉक अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता जा रहा है, टेंशन फोर्स की वैल्यू लगातार कम होती जा रही है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि टेंशन फोर्स मैक्सिमम कहां पर होगा? एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट। और मिनिमम कहां पर होगा? एट द टॉप मोस्ट पॉइंट। क्लियर? ओके, तो इसे नोट डाउन करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। वही आइडियल स्ट्रिंग मासलेस, जिसकी लेंथ L है और उसके एंड पॉइंट पर एक m मास के पार्टिकल को हैंग किया हुआ है। वही सिचुएशन सेम जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चंस में था। जब ये पार्टिकल बॉटम मोस्ट पॉइंट पर है, तो इस बॉटम मोस्ट पॉइंट पर इसको एक स्पीड दिया गया है, और उस स्पीड का जो वैल्यू है ना, वो क्या है? √9/2gl। ये आपको गिवन है। क्वेश्चन रीड करें, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? फाइंड द टेंशन फोर्स एंड स्पीड एट द टॉप मोस्ट पॉइंट। मतलब आपसे यहां पर ये पूछा जा रहा है कि जब ये गिवन पार्टिकल अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा, यहां पर इस पॉइंट पर, तो आपको बताना है कि इस पॉइंट पर टेंशन फोर्स और स्पीड ऑफ द पार्टिकल क्या होगा। क्वेश्चन समझ आ गया होगा?
इसे नोट डाउन करें, वीडियो को 3 से 4 मिनट के लिए पॉज करें और इस क्वेश्चन को ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपका आंसर क्या आ रहा है। ठीक, हाँ, तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा और आप लोगों का क्या आंसर आ रहा है इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर जो स्पीड है वो स्क्वायर रूट ऑफ GL/2 आती है। तो चलिए देखते हैं कैसे आ रहा है। क्या करना चाहिए, मुझे इस पॉइंट पे स्पीड फाइंड करना है जो कि मुझे नहीं पता। ठीक है, पहले भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके हैं। इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक क्या करें, वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर दें। तो चलिए एक्सप्रेशन लिखते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम का। वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय टेंशन फोर्स इक्वल टू व्हाट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आप ये जानते हैं ये टर्म क्या होगा, 0। जब ये पार्टिकल इस पॉइंट से यहां तक पहुंचा तो एक बात बताएं, वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, L प्लस L, टोटल डिस्प्लेसमेंट 2L। तो जरा ध्यान से देखिएगा, ये एक्सप्रेशन आप क्या लिखेंगे, माइनस mg इंटू 2L। दिस इज वॉट, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। टेंशन फोर्स का वर्क 0 है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m स्क्वायर। इस पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी जो कि हमारे लिए अभी अननोन है, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे, हाफ m v स्क्वायर, और v स्क्वायर का वैल्यू आप क्या लिखेंगे, 9/2 g इंटू L। ये एक्सप्रेशन आप लोगों का आना चाहिए था। ठीक है, m से m कैंसिल आउट कर दें और जब आप यहां से सॉल्व करेंगे तो यहां पर v स्क्वायर का जो वैल्यू आता है निकल के, वो क्या आ रहा है आपका, GL/2। तो यहां से वैल्यू क्या आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ GL/2। क्लियर, ये सभी लोगों का आना चाहिए था यहां तक। पॉइंट बी पर स्पीड आ चुकी है और हमें क्या फाइंड करना था, टेंशन फोर्स। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मुझे इस पॉइंट पे टेंशन फोर्स फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा और इस पार्टिकल पे लगने वाले 2 फोर्सेस होंगे, एक टेंशन फोर्स और दूसरा mg। क्लियर, तो मैं यहां पे लिखूंगा नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। ध्यान से देखिएगा, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर इज इक्वल टू व्हाट, m इंटू AC। AC इज व्हाट, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, जिसका वैल्यू क्या होता है, v स्क्वायर बाय r। r इज व्हाट, रेडियस, और रेडियस क्या है, l। v का वैल्यू आप निकाल चुके हैं, ये बनेगा एक्सप्रेशन। इस वैल्यू को आप यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये वैल्यू आ गई mg/2। तो mg को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करें तो बताएं टेंशन का वैल्यू क्या आ रहा है, यहां से टेंशन का वैल्यू माइनस mg/2 आ रहा है, नेगेटिव। देखिए, टेंशन फोर्स का वैल्यू नेगेटिव आने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि हमने जिस डायरेक्शन में टेंशन फोर्स माना है, टेंशन फोर्स उस डायरेक्शन में ना लग करके उसके अवे लग रहा होगा इस तरीके से। क्या ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि किसी भी गिवन पार्टिकल पे जो टेंशन फोर्स है वो हमेशा अलोंग द स्ट्रिंग लगेगा और हमेशा इसी डायरेक्शन में लगेगा। लेकिन यहां पे टेंशन फोर्स की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, जिसका मतलब हुआ कि भैया तुमने जो टेंशन फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एज्यूम किया है ना, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ना होकर के इस पॉइंट पे टेंशन फोर्स अवे होना चाहिए और उसकी वैल्यू mg/2 होनी चाहिए। लेकिन हम ये जानते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। तो ये तो तय है कि यहां कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है, क्योंकि टेंशन फोर्स इस गिवन पार्टिकल पे हमेशा अलोंग द स्ट्रिंग और टुवर्ड्स द सेंटर ही लगेगा। तो देखते हैं कि क्या लोचा है, देखिएगा ध्यान से। अभी आपने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था और वहां पे आपने ऑब्जर्व किया था, जब हम पार्टिकल को बॉटम मोस्ट पॉइंट से प्रोजेक्ट करते हैं तो इस तरीके से मोशन करते हुए ऊपर जाता है, तो टेंशन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू बॉटम मोस्ट पॉइंट पे होती है और जैसे जैसे वो ऊपर मूव करने लगता है टेंशन फोर्स की वैल्यू लगातार डिक्रीज करती जाती है। क्लियर, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये ब्लॉक यहां से ऊपर मूव कर रहा होगा और अगर इस पॉइंट पर टेंशन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो इस पॉइंट पे पहुंचने से पहले ही कहीं टेंशन फोर्स की वैल्यू 0 हो गई होगी। मैंने क्या बोला समझ तो नहीं आया होगा, देखिएगा फिर से रिपीट कर रहा हूं। ये बॉटम मोस्ट पॉइंट, जब वो पार्टिकल इस पॉइंट से ऊपर की डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा तो टेंशन फोर्स की वैल्यू लगातार डिक्रीज करेगी और अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पर टेंशन की वैल्यू नेगेटिव है
तो इसका मतलब है इससे पहले ही कहीं टेंशन फोर्स की वैल्यू 0 हो गई होगी। अब देखना ध्यान से, जिस पॉइंट पर यहां पर टेंशन फोर्स का वैल्यू 0 होगा ना, उस पॉइंट के बाद ये सर्कुलर मोशन तो परफॉर्म करेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि टेंशन 0 होने का मतलब क्या होता है? टेंशन 0 होने का मतलब है कि स्ट्रिंग जो है वो स्लैक हो गई। स्लैक होने का मतलब होता है लूज हो गई, मतलब ये जो रस्सी है ना, ये रस्सी क्या हो गई? ढीली हो गई। जब भी ये बोला जाए ना स्ट्रिंग स्लैक का मतलब है कि ये रस्सी क्या हो गई? लूज हो गई। तो इस पॉइंट पे इस पार्टिकल के पास कुछ स्पीड होगा, टेंशन 0 हो गया। अब इसके ऊपर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। इस टाइप का सिचुएशन याद करें प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर किसी पार्टिकल को वेलोसिटी देते थे और उस पर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लगता था, तो उस केस में उसका मोशन सर्कुलर होता था या प्रोजेक्टाइल होता था? प्रोजेक्टाइल मोशन होता था। तो पता है जैसे ही यहां टेंशन 0 होगी, उसके बाद ये स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगी और अब ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन तो परफॉर्म ही नहीं करेगा। इसके बाद ये पार्टिकल इस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करने लगेगा। मतलब समझ में आया क्या हुआ? यहां से लेकर के इस पॉइंट तक तो सर्कुलर मोशन है, लेकिन जैसे ही टेंशन फोर्स की वैल्यू नेगेटिव हुई, सॉरी नेगेटिव नहीं, जैसे ही टेंशन फोर्स की वैल्यू 0 हुई, स्ट्रिंग स्लैक हो जाती है और इसका मोशन अब डिस्टर्ब्ड हो जाएगा। और मोशन के डिस्टर्ब्ड होने के बाद अब ये प्रोजेक्टाइल मोशन वाली कंडीशन बन जाएगी। इसीलिए यहां पे ये वैल्यू क्या आ रही है? नेगेटिव। ये नेगेटिव वैल्यू पता है यहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रही है? कि अगर इस पार्टिकल को इससे आगे जाना है तो इस पर ये रस्सी का फोर्स बाहर के डायरेक्शन में होना चाहिए, लेकिन स्ट्रिंग आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो फोर्स लगा नहीं सकती। तो अगर स्ट्रिंग फोर्स नहीं लगा सकती तो रस्सी यहां पे स्लैक हो गई। अगर कोई एक ऐसा सिस्टम होता जो इस पे फोर्स बाहर की तरफ लगा सकता होता, तो हो सकता था कि ये इस पॉइंट तक पहुंच जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस गिवन प्रॉब्लम में ये पार्टिकल कभी भी इस पॉइंट पर तो पहुंचेगा ही नहीं जिस पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले ही इस गिवन पार्टिकल का मोशन क्या हो गया? डिस्टर्ब्ड हो गया। इसलिए जो ये आपने आंसर्स निकाले ना, ये आंसर्स ही गलत है। क्यों? क्योंकि जब पॉइंट बी तक पहुंच ही नहीं रहा तो देयर इज नो मीनिंग टू फाइंड द टेंशन फोर्स एट पॉइंट बी एज वेल एज स्पीड एट पॉइंट बी। क्लियर है? तो फिर सवाल ये उठता है, तो अब इस टाइप के प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करें? वो हम आगे जाकर के जिक्र करेंगे, लेकिन तुम्हें एक बात तो समझ आ चुकी है कि यहां पर बॉटम मोस्ट पॉइंट पर पार्टिकल को कुछ मिनिमम स्पीड तो देनी ही पड़ेगी, जिसकी वजह से पार्टिकल क्या कर पाए? सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर पाए। क्योंकि अगर रस्सी बीच में ही कहीं ढीली हो गई, जिसी बात को मैं ऐसे बोल सकता हूं कि अगर स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स की वैल्यू 0 हो गई, तो इसके बाद ये पार्टिकल फर्दर सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि इसके बाद इसे सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए जो फोर्स की रिक्वायरमेंट है, वो फोर्स की रिक्वायरमेंट अब अंदर की तरफ नहीं बाहर की तरफ है, जो कि यहां पे स्ट्रिंग प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। उम्मीद कर रहा हूं कि ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसे नोट डाउन करें, फिर हम आगे जाकर के देखेंगे कि अगर इस टाइप की सिचुएशंस आती हैं जहां पे ड्यूरिंग द मोशन बीच में ही पार्टिकल का जो मोशन है वो डिस्टर्ब्ड हो जाए, तो ऐसे न्यूमेरिकल्स को कैसे अप्रोच करते हैं। क्लियर? ओके। तो अभी हमने देखा कि जब हमने पार्टिकल को √4.5 GL स्पीड दी, तो पार्टिकल अपना सर्कुलर मोशन कंप्लीट ही नहीं कर पाया। क्या हुआ कि एक पॉइंट तक वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है और उसके बाद वो पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करने लगा। इसी बात को मैं ऐसे बोल सकता हूं कि उस गिवन पार्टिकल का जो सर्कुलर मोशन था, वो सर्कुलर मोशन क्या हो गया? डिस्टर्ब्ड हो गया। तो अब सवाल ये उठता है कि उस गिवन पार्टिकल को बॉटम मोस्ट पॉइंट पर मिनिमम स्पीड क्या दिया जाए कि वो अपना सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर सके। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। अब सवाल ये है कि ये स्ट्रिंग और स्ट्रिंग के एंड पॉइंट पर एक एम मास का पार्टिकल जिसका स्पीड v0, तो इस v0 की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए कि ये पार्टिकल अपना सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर पाए। तो एक बात बताओ मुझे, सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए?
क्या कंडीशन होनी चाहिए? रस्सी कहीं पर भी स्लैक नहीं होनी चाहिए। स्लैक होने का मतलब कहीं भी ढीली नहीं होनी चाहिए। हम एक बात जानते हैं कि जब एक एम मास का पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होता है तो जैसे जैसे ऊपर जाता जाता है टेंशन फोर्स की वैल्यू मिनिमम होती जाती है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं टेंशन फोर्स की सबसे कम वैल्यू कहां पर होगी, तो आप कहेंगे कि टेंशन फोर्स की सबसे कम वैल्यू यहां पर होगी, इस पॉइंट पर। क्लियर? अब देखना ध्यान से, तो यहां से यहां तक ड्यूरिंग द मोशन स्ट्रिंग कहीं भी स्लैक नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब है यहां पे जो टेंशन फोर्स की वैल्यू है अगर वो 0+ हुई, 0+ का मतलब क्या है? 0.00000, जितने जीरो लगाने उतने जीरो लगा दो, आगे 1 लगा देना, मतलब जस्ट 0 से थोड़ी सी ज्यादा हुई तो गारंटी है कि इससे पहले तो टेंशन कभी 0 हुई नहीं होगी। मैंने क्या बोला, समझ में आया? अगर इस पॉइंट पे टेंशन का वैल्यू ये है तो इससे पहले तो टेंशन का वैल्यू इससे ज्यादा ही होगा ना, तो गारंटी है कि रस्सी कहीं भी स्लैक नहीं हुई होगी। अब देखना ध्यान से, अगर मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर जो उसका स्पीड है वो v1 था, तो यहां पर अगर इस गिवन पार्टिकल का तुम फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो इक्वेशन क्या लिखोगे? तो मैं यहां पर इस गिवन पॉइंट पर, टॉप मोस्ट पॉइंट पर अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो इक्वेशन लिखूंगा टेंशन प्लस mg, ये होगा नेट फोर्स, और ये वैल्यू किसके बराबर होगी? m इंटू ए सी, और ए सी का वैल्यू v1² L। उम्मीद कर रहा हूं शायद समझ में आ रहा होगा, कुछ नया नहीं किया है मैंने, सिर्फ टॉप मोस्ट पॉइंट पर इक्वेशन लिखी है। एक बात बताओ, मेरा यहां पे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मुझे इस वैल्यू को मिनिमम करना है, ठीक है? अगर ये वैल्यू मिनिमम करनी है तो इसके करस्पॉन्डिंग ये v1 भी मिनिमम होना चाहिए, और इस इक्वेशन में v1 को मिनिमम करने के लिए मुझे यहां पर जल्दी से बताओ किसको मिनिमम करना होगा? टेंशन को, क्योंकि mg तो कांस्टेंट है, सिर्फ क्या चेंज हो सकता है? टेंशन फोर्स। तो v1 तभी मिनिमम होगा जब टेंशन फोर्स मिनिमम होगा, और टेंशन फोर्स की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 0.0000001, जिसे मैं ऑलमोस्ट यहां पर 0 कंसिडर कर सकता हूं। तो ध्यान से देखना, यहां पर v1 की वैल्यू क्या आती है? √GL। ये है मिनिमम स्पीड एट द टॉप मोस्ट पॉइंट। लेकिन मुझसे यहां भाई ये नहीं पूछा गया है, मुझसे यहां पर क्या पूछा गया था? बॉटम मोस्ट पॉइंट पर मिनिमम स्पीड बताओ। तो अब आपके लिए बहुत आसान क्वेश्चन हो गया है, आपको समझ में आ गया है टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो मिनिमम स्पीड है वो √GL है। तो क्या आप बॉटम मोस्ट पॉइंट पर स्पीड निकाल पाएंगे? कैसे? बाय यूजिंग द वर्क एनर्जी थ्योरम। इस पॉइंट पे स्पीड पता है, इस पॉइंट पे स्पीड निकालनी है, तो इस पॉइंट को मान लेते हैं A और ये पॉइंट है मेरे लिए B। तो मैं यहां पर A to B, देखिएगा ध्यान से, A to B वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करूं तो वही एक्सप्रेशन, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय टेंशन फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ½ m। फाइनल पॉइंट B पर काइनेटिक एनर्जी ½ m v1², और v1 का वैल्यू क्या है? √GL, तो इसको लिखेंगे इंटू GL। क्लियर? माइनस इनिशियल ½ m, पता नहीं, v0², टेंशन फोर्स का वर्क 0, यहां से यहां तक ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क कितना हुआ जल्दी बताएं? यहीं पे लिख देते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क -mg इंटू 2L, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है 2L। तो अब हम यहां पर इस गिवन इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं यहां पर m कैंसिल आउट हो जाएगा, और v0² का वैल्यू क्या आ रहा है? 5GL। तो यहां से v0 का वैल्यू क्या आया? √5GL। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ध्यान से सुनिएगा, फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। फाइनली क्या हमने समझा उसे मैं यहां कंक्लूड करने जा रहा हूं। अभी हमने देखा था अपने प्रीवियस क्वेश्चन में कि जब मैंने स्पीड √4.5GL दिया तो उस दौरान वो पार्टिकल एक पॉइंट तक सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, फिर जैसे ही टेंशन का वैल्यू 0 होगा उसके बाद वो स्ट्रिंग स्लैक हो गया था और वो पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करने लगा। तो वहां से मुझे एक बात समझ में आई कि सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए
रस्सी में टेंशन फोर्स की वैल्यू ड्यूरिंग द मोशन कहीं भी जीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि टेंशन जीरो हुआ तो रस्सी स्लैक हो गया, और अगर रस्सी स्लैक हो गया तो वो फिर उसके बाद सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं करेगा। तो अब यहां पर इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि ये बताएं कि इस पॉइंट पर मिनिमम स्पीड क्या होगा कि वो पार्टिकल इस सर्कल को कंप्लीट कर पाए। तो शर्त ये थी कि सर्कल को कंप्लीट करने के लिए टेंशन यहां से लेकर के यहां तक कहीं भी जीरो नहीं होनी चाहिए, और मैं जानता हूं कि इस पॉइंट पे टेंशन फोर्स मिनिमम होता है। तो मैंने कहा टेंशन फोर्स की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, जस्ट 0.00001, मतलब जस्ट जीरो प्लस, मतलब जीरो से थोड़ा सा ज्यादा, इतना ज्यादा कि जितना आप सोच भी नहीं सकते। तो यहां पर जस्ट टेंशन की वैल्यू को जीरो किया। तो जब हमने टेंशन जीरो किया तो मुझे पॉइंट बी पर स्पीड पता चल गई √GL, मतलब अगर इस पॉइंट पर स्पीड √GL है तब टेंशन की वैल्यू जस्ट जीरो होती है। इसका मतलब इससे पहले रस्सी कहीं भी स्लैक नहीं होगी, क्योंकि जब ये पार्टिकल यहां से यहां तक मोशन परफॉर्म करते हुए आया तो टेंशन फोर्स की वैल्यू लगातार कम हो रही थी। तो अगर यहां जीरो तो इससे पहले रस्सी हमेशा टाइट रही। इस पॉइंट पे स्पीड पता थी, मैंने इस पॉइंट पे स्पीड फाइंड कर ली विद द हेल्प ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। तो यहां से हमें समझ आ गया है आज के बाद अगर एक स्ट्रिंग से, स्ट्रिंग मतलब एक रस्सी से अगर m मास के पार्टिकल को कनेक्ट किया जाएगा तो उसे बॉटम मोस्ट पॉइंट पर अगर आप स्पीड √5GL या फिर इससे ज्यादा देंगे, दिस इज द मिनिमम स्पीड, तो मैं कह सकता हूं √5GL या फिर इससे ज्यादा देंगे तो ये गिवन पार्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर पाएगा। इसी बात को मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि अगर तुमने स्पीड √5GL से कम दिया तो ये पार्टिकल कभी भी अपना सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं कर पाएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि समझ में आ गया होगा, इसे नोट डाउन करें, आगे बढ़ते हैं। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसे यहां पर हम फाइनली कंक्लूड करने जा रहे हैं और कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स देखने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं की पॉइंट्स। ध्यान से देखिएगा, एक एल लेंथ का स्ट्रिंग जिसके एंड पॉइंट पर जब पार्टिकल कनेक्टेड है, अगर मैंने उसे स्पीड v0 दिया तो की पॉइंट नंबर 1, अगर इस v0 का वैल्यू √2GL के बराबर या फिर उससे कम हुआ, मैं क्या कह रहा हूं कि v0 का जो वैल्यू है वो √2GL के इक्वल या उससे लेस हुआ, इन दैट सिचुएशन मुझे ये बताएं कि पार्टिकल का मोशन कैसा होगा। तो आप देख पा रहे हैं अगर आप इसको स्पीड देंगे तो ये पार्टिकल कुछ इस तरीके से मोशन करेगा। आप याद करें एक हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया था जिसमें बॉटम मोस्ट पॉइंट पर अगर आप पार्टिकल को स्पीड √2GL देते थे तो उस केस में ये स्ट्रिंग जस्ट हॉरिजॉन्टल हो जाता था, मतलब इस पॉइंट पे जाकर के उसका स्पीड क्या हो जाता था, जीरो। तो अगर मैं ये कहूं कि √2GL से कम स्पीड दूंगा तो पार्टिकल डेफिनेटली इस लाइन से पहले ही कहीं रुक जाएगा और उस केस में पार्टिकल इस तरीके से घूमता रहेगा। तो हम ये तो कह सकते हैं कि पार्टिकल सर्कुलर मोशन तो कर रहा है लेकिन ये कंप्लीट सर्कुलर मोशन नहीं है। या फिर इसी बात को हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर आपने पार्टिकल को बॉटम मोस्ट पॉइंट पर स्पीड √2GL से कम दिया या फिर उसके बराबर, तो उस केस में पार्टिकल इस तरीके से क्या करेगा, ऑक्सीलेट करेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, मतलब अगर ये स्पीड ये है तो इस केस में पार्टिकल इधर जाएगा, फिर वापस पीछे जाएगा, फिर आगे जाएगा, फिर पीछे जाएगा। तो हम यहां पे लिख सकते हैं पार्टिकल परफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन तो है लेकिन कंप्लीट नहीं है। पार्टिकल परफॉर्म सर्कुलर मोशन बट इनकम्प्लीट, या फिर इसी चीज को हम बोल सकते हैं पार्टिकल विल ऑक्सीलेट। पार्टिकल क्या करेगा, ऑक्सीलेट करेगा। उम्मीद कर रहा हूं कि समझ आ गया होगा। यह है पहला इंपॉर्टेंट की पॉइंट। अब बढ़ते हैं अगले की पॉइंट की तरफ। अगर बॉटम मोस्ट पॉइंट पर दी गई स्पीड √5GL या फिर उससे ज्यादा हुई
तो उस केस में वो गिवन पार्टिकल कंप्लीट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर पाएगा। अभी प्रीवियस जो क्वेश्चन सॉल्व किया वहां पे भी हमने देखा कि बॉटम मोस्ट पॉइंट पर मिनिमम स्पीड जो रिक्वायर्ड होता है वो क्या था, √5gl। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं कि ये v0 की वैल्यू अगर ये है तो डेफिनेटली ये क्या करेगा, कंप्लीट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। तो इसी चीज को लिख लेते हैं, पार्टिकल परफॉर्म कंप्लीट सर्कुलर मोशन। ये था की पॉइंट नंबर 2। की पॉइंट नंबर 3, अगर पार्टिकल का स्पीड इसके बीच में हुआ, किसके बीच में, √5gl से कम हुआ, देखिएगा ध्यान से, और √2gl से ज्यादा हुआ, समझ पा रहे हैं, √2gl से ज्यादा हुआ तो आगे जाएगा और √5gl से कम हुआ तो यहां तक तो नहीं पहुंच पाएगा। तो बताओ वहां क्या होता था, तो देखिएगा वहां मोशन किस तरीके का होता है। इन दैट सिचुएशन पार्टिकल पहले सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा अप टू द पॉइंट, किसी एक पॉइंट तक। √2gl से ज्यादा है तो इस पॉइंट को तो क्रॉस कर जाएगा, और √5gl से कम होने की वजह से किसी एक पॉइंट पर जाकर के टेंशन फोर्स का वैल्यू 0 होगा, और जैसे ही टेंशन फोर्स का वैल्यू 0 हुआ उसके बाद ये रस्सी स्लैक कर जाएगी, मतलब रस्सी ढीली हो जाएगी, और उसके बाद ये पार्टिकल कैसा मोशन परफॉर्म करेगा, उसके बाद ये पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करने लग जाएगा। मतलब हम ये कह सकते हैं इस केस में ये एक इनकम्प्लीट सर्कुलर मोशन प्लस प्रोजेक्टाइल मोशन का कॉम्बिनेशन होगा। उम्मीद कर रहा हूं कि समझ आ रहा होगा। जैसा कि आपने देखा था कि अगर आप उसको स्पीड √4.5gl देते थे तो क्या हुआ कि रस्सी बीच में ही किसी पॉइंट पर जाकर के स्लैक हो जाएगी और पार्टिकल वहां से गिरने लग जाएगा। जब वो गिरने लगेगा तो ये मोशन कैसा होगा, उसका प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं। अगर ये पॉइंट्स हमें याद रहेंगे ना तो आज के बाद हम बॉटम मोस्ट पॉइंट पर पार्टिकल की स्पीड देख करके ही तुरंत जज कर लेंगे कि पार्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा या नहीं करेगा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि पार्टिकल का जो मोशन है वो ऑक्सीलेटरी होगा या फिर नहीं होगा। इसी चीज को चलो मैं आपको दिखाता हूं इस तरीके से। जैसे कि देखिएगा, ये आपके पास सपोज एल लेंथ का स्ट्रिंग है, ठीक, और ये है एक एम मास का पार्टिकल। ये है सिचुएशन, सेम सिचुएशन, और सपोज ये इस पॉइंट पर हैंग है। तो अगर मैं इस पॉइंट पर जो स्पीड दूंगा वो √2gl से कम हुई तो इसका मोशन कैसा होगा पता है, √2g, अगर ये स्पीड √2gl से कम हुई ना तो ये मोशन कुछ इस तरीके का होगा, लाइक दिस। तो ये आप देख पा रहे हैं कैसा मोशन है, ऑक्सीलेटरी मोशन है। पार्टिकल आगे जाता है, वापस पीछे आता है, फिर आगे जाता है, फिर वापस पीछे जाता है। ये कौन सा केस है, केस नंबर 1। क्लियर। केस नंबर 2 क्या है, स्पीड √5gl या फिर उससे ज्यादा। तो अगर इस बॉटम मोस्ट पॉइंट पर मैं वो स्पीड √5gl से ज्यादा दूंगा ना, तो जैसे मैं उसको स्पीड दूंगा √5gl से ज्यादा तो ये पार्टिकल इस तरीके से मोशन करने लगेगा। और ये देख पा रहे हैं ये मोशन कैसा है, कंप्लीट सर्कुलर मोशन है। ये केस नंबर 2 है। क्लियर। अब आते हैं हम केस नंबर 3 पर। केस नंबर 3 क्या है, केस नंबर 3 काफी इंटरेस्टिंग है। पार्टिकल पहले जाएगा सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हुए, लेकिन एक पॉइंट तक ही सर्कुलर करेगा, फिर वहां जाकर के रस्सी स्लैक होगी और उसके बाद वो पार्टिकल प्रोजेक्टाइल करेगा। मैं अगर यहां पे देखना चाहूं तो इसी चीज को मैं इस तरीके से देख सकता हूं, जैसे कि इस पॉइंट पर मैंने पार्टिकल को स्पीड दी, तो इतनी स्पीड दी कि ये जो पार्टिकल है, ध्यान से देखिएगा परफॉर्म नहीं हो पाया, स्पीड दी तो एक पॉइंट तक गया। तो देख पा रहे हैं पहले पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, लेकिन एक पॉइंट पे जाकर के एकदम से रस्सी क्या हो जाती है, स्लैक हो जाती है। और रस्सी के स्लैक होने के बाद ध्यान से ऑब्जर्व करना, वो मोशन सर्कुलर नहीं रहा, वो मोशन कैसा हो जाएगा, प्रोजेक्टाइल। देखना मैं फिर से दिखा रहा हूं, ये देखिए
रस्सी जैसे ही स्लैक हुई तो उसके बाद वो प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करने लगा। इस टाइप के न्यूमेरिकल हम अभी आगे सॉल्व करेंगे कि जब वो प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करने लगा तो मैक्सिमम किस हाइट तक जाएगा, रस्सी किस एंगल पर जाकर के स्लैक होगी। ये सारी चर्चाएं हम आगे के लेक्चर्स में करेंगे, लेकिन उम्मीद कर रहा हूं कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपको ये जज करना हो कि पार्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा या नहीं करेगा, तो उसकी पहले आप बॉटम मोस्ट पॉइंट पे स्पीड निकाल लें और फिर देखें वो स्पीड √2gl से कम आ रही है, √2gl से ज्यादा आ रही है, √5gl है, क्या है। उसके बाद आप डेफिनेटली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ओके।